हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी सीखेंगे और इसी तरह से हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो कुछ जे मेंस एडवांस में आए हुए होंगे। तो आज के लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का यूज यार आपको जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश नहीं होता तब तक आपको कहीं ना कहीं दोनों मीनिंग आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ठीक। कंजुगेट हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो जैसे क्वेश्चन कहा गया है प्रॉपर्टीज में, आई मीन कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, उसका कंजुगेट किया गया है, फिर से बाद में कंजुगेट किया गया है। तो जैसे ये लिखा है, आप कहीं भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है कंजुगेट ऑफ जेड। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो, इस जेड बार को पढ़ा जाता है कंजुगेट ऑफ जेड, या शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हो जेड बार, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया। अब बात करते हैं, मान लो कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट ए प्लस आई बी, ठीक है, सपोज दैट ए प्लस आई बी, ठीक है साहब। अब मैं पूछूँ जेड बार क्या आएगा, तो याद करो कंजुगेट बनाने के लिए आई की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस आई। तो क्या ये फिर से आ जाएगा ए माइनस आई बी, ठीक है, सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है, ठीक है। अब बताओ इस कंजुगेट का जो अभी जेड बार आया है, इसका अगर फिर से कंजुगेट करें तो इसका मतलब है कि जेड बार वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आई की जगह पे फिर से माइनस आई होगा। तो ये डाटा फिर से क्या बन जाएगा, ए प्लस आई बी। अगर ए प्लस आई बी बन जाता है तो आप देखो ए प्लस आई बी किसको लेट किया गया था, जेड को। इससे देखा जाए तो दो रूल क्रिएट होके आता है वापस कि कंजुगेट का कंजुगेट जेड होता है, ओके, यानी कि दोनों कंजुगेट हटा दो, जो बचता है वही आंसर होता है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, z, ठीक है। कैसे क्या रीजन है जेड आया है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूविंग बता दिया है। पहले अपनी तरफ से जेड माना, फिर अपनी तरफ से सी का कंजुगेट किया एंड वंस अगेन कंजुगेट किया, ये वापस जेड मिल के आ जाता है, यानी कि ए प्लस आई बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो पहले का तो रीजन हमने आपको बता दिया बड़े इजी वे में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि Z1, Z2, Z3, Z4 डॉट 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 Zn, मतलब कि अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद लिया गया क्या, कंजुगेट। उसके बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कंजुगेट बाद में लिया गया है। तो रूल कहता है कि आप इनके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जितने भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 1000 हो, चाहे जितने हो, उसको लिख लो और इस पूरे कंजुगेट को अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यही होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट इन मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो, लेकिन जब पूरे का कंजुगेट लिया जाता है तो वो अलग अलग सबका कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं थर्ड। जैसे यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया, हो सकता है एग्जाम में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया हो, 3 नंबर को ऐड किया गया हो, 4 नंबर, जैसे बहुत सारे नंबर ऐड हो सकते हैं, ठीक। और उसके बाद लगाया गया कि आपको कंजुगेट, बहुत सारे नंबर ऐड किए गए, उसके बाद बहुत सारे कंजुगेट को एक साथ लाइन के साथ दिखा दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर जितना सम है उसका कंजुगेट किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यार ये कहता है कि आप समेशन वाले को एज इट इज लिख लो, ठीक है, समेशन वाले को एज इट इज लिख लो। तो लिख लिया एज इट इज। अब ये पूरे का कंजुगेट था तो आप अलग अलग कंजुगेट दे दो, ठीक है, हो गए। अब माइंड में आपके ये आ रहा होगा क्या ये बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है। जी बिल्कुल। कैसे, अगर मान लो कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो भी पैटर्न्स सेम होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। ध्यान रहे, प्रॉपर्टीज वाले चीज़ों में पूछा नहीं जाता है, ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे शुगर प्रॉपर्टी मीठा होता है तो मीठा होता है, उसमें तो ये नहीं कह सकते तीखा क्यों नहीं है, ओके। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज है शुगर की, वो मीठा ही होगा, ओके। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको याद रखने हैं। फिलहाल इस ये मैथ्स है, तो मैथ्स को फिलहाल प्रूविंग से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया
प्रूविंग ऑलमोस्ट सबका भी है, लेकिन ये करते समय काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाता प्रूविंग, तो इसलिए बताना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ लिया, एडिशन के लिए पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिवाइड के केस में। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाए, उसके बाद लगाओ क्या, कंजुगेट। ठीक, तो रूल कहता है कि आप डिवाइड वाला लिख लो और जो एक कंजुगेट लगा है न्यूमरेटर का अलग लगा दो और डिनोमिनेटर का अलग। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट स्टडी की है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, सपोज दैट मान लिखा है समथिंग, ठीक है, सपोज दैट इस तरह से लिखा है। एग्जांपल देता हूँ जिसमें कई सारे एग्जांपल्स आपके बन जाएंगे। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स को ऐड किया जा रहा है और बाद में आपके सामने बार लगाया गया है। ठीक, तो रूल कहता है कि जब दो नंबर ऐड हो और तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी सबका अलग अलग हो जाता है। अब मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये बताओ क्या इस तरह से लिखना सही होगा, 3z1 5z2। हमने क्या बताया कि ये बार सिर्फ कहाँ लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो 3 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ प्योरली रियल। इसका मतलब है सिर्फ कंजुगेट आपको कितने पे दिखाना है, z1 पे, और कंजुगेट किस पे दिखाना है, z2 पे, क्योंकि ये सारे जितने नंबर्स थे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही कंजुगेट का साइन जाता है, न कि किसी भी रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। अच्छा, मान लो कई सारे नंबर इस तरह से हों, सपोज दैट लाइक दिस, जैसे लिखा है। तो जैसे यहाँ क्या यूज़ करें, तो सबसे पहले आप देखो कि न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड भी z3 से किया गया है। तो रूल क्या कहता है डिवाइड के हिसाब से कि न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा कंजुगेट और डिनोमिनेटर का अलग। यही तो है, जब दो चीज़ों को डिवाइड किया जाता है तो न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। न्यूमरेटर ये पूरा था तो इसलिए इसका पूरा अलग हुआ, डिनोमिनेटर z3 था इसलिए इसका अलग हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे z1 इंटू z2 बार का कंजुगेट। तो बताओ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो हमारा अलग अलग कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो z2 बार था और ये कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग से। ठीक, सो दिस इज z3, लास्ट थिंग्स z1 बार। अब बताओ ये प्रॉपर्टी क्या है, z2 का कंजुगेट किया गया है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सो दिस इज ओनली z2। तो ये बस मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग कुछ समय के बाद सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट सिर्फ इतना ही होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। हालांकि मॉड हम लोगों ने मॉडुलस चैप्टर में भी पढ़ा गया प्रॉपर्टी के तौर पे, बट एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि इस मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्लान करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऐसे लिखा गया है कि z1 z2 z3 डॉट 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 इंटू zn, यानी कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 पे हो, तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आप सामने फॉर्म किया गया है। और उसके बाहर क्या लगा हो, मॉड। तो रूल ये कहता है कि अब हमारे पहले नंबर का अलग कॉम्प्लेक्स का मॉड लगा लो, दूसरे का अलग मॉड, तीसरे का अलग मॉड, एंड डॉट डॉट लास्ट का अलग। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात हमने आपको मॉडुलस चैप्टर में भी पढ़ाया था जब इनइक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक चल रहे थे। ठीक, अब से लिखा है z की पावर है, जबकि n अगर इंटीजर्स होता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है, अगर आप चाहो तो मैथमेटिकली एज ए फॉर्मूला देख सकते हो। जैसे मान लो z की पावर 3 लिखा है। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ।
स्मॉल जेड क्रॉस 3 लिखा है, ठीक। और आपको पहली प्रॉपर्टी तो याद होना ही चाहिए, तो क्या इसको हम 3 पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब रूल इज व्हाट? मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड। ये तो रूल कह रहा था चाहे जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉड लेने के बाद अलग अलग सबका मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप बताओ, सिंगल मॉड सिंगल मॉड सिंगल मॉड, तो इनको अगर कलेक्ट किया जाए ये क्या आ जाएगा? मॉड जेड के पावर 3। यानी कि हम लोग मैथमेटिकली मॉड जेड क्यू को ले सकते हैं मॉड जेड के पावर क्यू। ऐसा क्यों हुआ ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे अगर n इंटीजर्स है, ये तभी हो पाया ना जब ये इंटीजर था। वो लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव में भी होगा क्या ऐसा? जी बिल्कुल, -3 होगा तो जेड पावर -1 प्लस जेड पावर -1 प्लस जेड पावर -1। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड जेड के पावर है, तभी होगा जब n इंटीजर्स होगा। इंटीजर में चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, अगर यहाँ -5 होगा तो यहाँ -5 भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेकेंड प्रॉपर्टी की वैल्यूज देखा कि क्या सिचुएशन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया है और उसके बाद मॉड लिया गया। 2 को डिवाइड किया गया उसके बाद मॉड लिया गया। तो रूल कहता है यार कि हमारा अलग मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, ठीक। अब ये 3rd एंड 4th इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स को ऐड किया गया है, 2 कॉम्प्लेक्स को ऐड किया गया है, 2 कॉम्प्लेक्स को सेपरेट किया गया, उसके बाद मॉड लिया गया दोनों केस में। तो स्टूडेंट को ये लगता है जैसे मल्टीप्लिकेशन था तो मॉड अलग अलग मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ठीक। डिवाइड में था तो अलग अलग मॉड करके डिवाइड का सिंबल लगा दिया। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर प्लस है तो अलग अलग मॉड लेकर बीच में प्लस लगा ले, और यहाँ पे भी अलग अलग मॉड लेकर बीच में माइनस लगा ले, क्योंकि यहाँ माइनस था। लेकिन यार मेरा कहना ये है कि इट्स नॉट ट्रू। ये बात हमेशा सही नहीं होता है कि मॉड सम के केस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो और डिफरेंस के केस में भी अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ये आपका हमेशा सही नहीं होता है। तो अब बात आता है अगला क्वेश्चन कि सही कब होता है। तो ये चीज़ आपको मैं आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम का हेडिंग जब डलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू ही सिर्फ ये पॉसिबल होता है कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होता है, ठीक। तो मैथमेटिकली ये चीज़ हमेशा सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको शक लगता है तो आप Z1 Z2 कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेना। जैसे मान लो Z1 लेट कर लेना 3 + 2i, Z2 लेट कर लेना 1 - i, ठीक। दोनों तरफ रख के देखना क्या इक्वल आ रहा है, वो इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से लास्ट का भी सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, तो बात करें कि प्रॉपर्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के केसेस में लगता है। मॉड की प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ऑलवेज लगता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो दिस इज डिवाइड एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में चाहे अंदर जितने सारे एडिशन क्यों ना हो, जैसे 2 के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया हो, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से 3, 4, 5 किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बस आपको रूल याद रखना है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं करना है। तो इसलिए इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था मॉड का। अब हम लोग इस मॉड की प्रॉपर्टी से बेनिफिट क्या मिलता है, ऐसा किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आइए देखते हैं उसको। हम लोग जो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं उस पर बेस कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, और 4 क्वेश्चंस में धीरे धीरे मैंने चीज़ों को इंक्रीज करते हुए लेवल को बढ़ाया हुआ है। बट इस तरह के एग्जाम्पल खासतौर पे एकेडमी लेवल पे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंपटीशन लेवल पे भी करेंगे। फिलहाल एकेडमी लेवल की स्टार्ट इसलिए करता हुआ, इससे आपको फॉर्मूला किस तरह से यूज़ होता है वो सब अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसलिए कोई भी थ्योरी के बाद हम एकेडमी के एग्जाम्पल इसलिए पिक करते हैं, ओके। तो अगर बात करें जैसे लिखा है 3 + 2i / 1 - i, तो रूल क्या कह रहा था। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कशन कर ले। मान लो आपको जो मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया गया था, अगर नहीं पढ़े होते और सेम क्वेश्चंस आपके सामने होता तो आप कैसे करते। मान लो नहीं पढ़े होते मॉड की प्रॉपर्टी,
आप चाहते हो कि मैं मॉड की प्रॉपर्टी नहीं याद करता, फिर भी हम क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, मान लो ऐसा उनकी इच्छा है, तो देखो कैसे करते हैं। तो जैसे याद करो 3 + 2i 1 - i, तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड में लिखा गया है। उसके बाद डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib फॉर्म में कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को पूरा a + ib फॉर्म कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 1 - i कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + i अपन 1 + i, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अंदर a + ib फॉर्म बनेगा, और उसके बाद मॉड लगा है, तो जब a + ib फॉर्म बन जाएगा तब तो यार आसान होता है, √a² + b² से। ठीक, तो ठीक है यार, अगर मान लो अपनी यहाँ पे किसी तरह से a + ib फॉर्म बना भी लेते हो तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे यार चीज़ें अगर धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैंने बाकी के जो 3 एग्जाम्पल को अगर एक साथ देखो, इन सारे क्वेश्चंस को a + ib फॉर्म बनाना उतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड किया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कुछ रियल नंबर आएगा प्लस i के साथ कुछ इमेजिनरी नंबर आएगा, मतलब आयोटा पार्ट। उसके बाद डिवाइड कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे अब 3 नंबर है, यहाँ भी मुश्किल बढ़ गई। यहाँ तो यार ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो कहने मतलब ये है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन उतना आसानी से नहीं होगा अगर आप मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हो तो। लेकिन मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप एक लाइन में बता सकते हो कि इनके जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो कितना सही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो इसे लिखा 3 + 2i, 2 कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है। तो रूल कहता है कि पहले का अलग मॉड और सेकेंड का अलग। ठीक, अब बताओ 3 + 2i का हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, 3² + 2² √1² + -1²। ये कितना आ जाएगा, 9 + 4 √13 एंड दिस इज √2। आपकी इच्छा है चाहे इस फॉर्मेट में लिख के छोड़ दो या फिर इसको अच्छे से डिजाइन दे दो √13/2 टाइप का। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने एक एग्जांपल आपको सामने करा दिया है। इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करना है। फिलहाल मैं 1 बाय 1 कुछ दोनों एग्जांपल, फिलहाल 3 एग्जांपल करूंगा एक साथ। ठीक है, फिर इतना कॉपी कर लो। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो ऊपर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया गया है और डिवाइड किया गया है किसी अदर कॉम्प्लेक्स से। तो रूल क्या कहता है, डिवाइड के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना मॉड। तो यार ये उनको ज़्यादा फायदा होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं एक्चुअली। आई होप अगर 11th में, तो 11th में पहली बार पढ़ रहे होगे, इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी कि 11th में कोई 3 बार पढ़ा हो। ओके, तो 11th में हो तो फर्स्ट टाइम आई होप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, तो अब ऊपर 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके मॉड लगाया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मॉड। ठीक है, अब चीज़ों को यार थोड़ा क्विकली करने की आप आदत बना लो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल स्टार्ट किया हूँ तो इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। आप कभी इन फ्यूचर आपको इस तरह की एग्जाम्पल आएगा तो इतना पेन नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी, मैं एक लाइन में लिख लूँगा। और आई होप आप भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा रहा तो। 1² i का कोएफिशिएंट क्या, -2 इंटू 1² + 3² डिवाइड बाई √1² + 7²। तो ये आ जाएगा आपका, देखो यार जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, 4 + 1 √5 विदाउट टेकिंग एनी टाइम, 9 + 1 10 एंड दिस इज 49 + 1 50। ठीक, √5 √10, रूट सेम है तो अंदर का नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाया है और वैसे भी आप क्लास 8 स्टैंडर्ड से भी आपको पता होगा, सेम स्क्वायर रूट से अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एक स्क्वायर रूट लगेगा बड़ा सा, जिसके अंदर 5 × 10 यानी 10 5 से 15। तो ये टर्म्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन √50 हो जाएगा न्यूमरेटर वाला, और वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर कितना जाएगा 1। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल्स की। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है,
जैसे देख सकते हो दो नंबर को डिवाइड किया गया है, न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है। गाइज यहाँ पे दोनों सेम है बाई चांस, तो एक काम कर लो, क्वेश्चंस में यहाँ माइनस बना लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सके। यार स्टूडेंट ऐसा कहीं सोच तो नहीं रहे हो आप कि तीनों एग्जाम्पल पर नीचे सिर्फ एक ही टर्म लिखा गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, नीचे भी कुछ अलग टर्म हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो नीचे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जस्ट लाइक 2 + i, ठीक है, या 2 + 3i, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं ये अलग से ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, इसलिए जरूरी नहीं है कि नीचे सिर्फ एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अंदर नीचे भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2, 4, 6 टाइप के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस एग्जांपल में मैं एक चीज़ इंक्रीज कर लेता हूँ, 1 - 2i एंड 2 + 3i, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देख सकते हो दो चीज़ को डिवाइड किया गया है, तो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज अगर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप बड़े हो गए हो, आप मुझे जल्दी से लिख देना चाहिए। बताया जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर मॉड आएगा इस तरह से और नीचे अलग मॉड आएगा, और जब ऊपर के हिसाब से ब्रेक करेंगे तो क्या सबका अलग अलग हो जाएगा। अगर आप ये समझ गए हो मतलब आपके पास दिमाग थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, वरना आप कॉपी में कम से कम इसको 3 स्टेप दिखाओगे तब जाके जो अब लिखा हूँ ये दिखेगा। कम से कम 2 स्टेप तो लिखना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। अब बताओ 1 + 3i कितना होगा, प्लीज़ आप जल्दी करो, कैसे करेंगे जल्दी। 1² + 3² 9, 9 + 1 10, 1² + -1 के स्क्वायर 1 + 1 2, 1² 2² 4 + 1 5। देखो कितना जल्दी किया जा रहा है। 1 + 2i, तारे 1² 2² 4 + 1 5, this is 4 + 9 30, √5 is now finished, √20/30। भाई ये भी √20 है, ये भी √13 है, तो दोनों का रूट सेम हो जाएगा। तो एक बड़ा सा रूट लगाकर हमने दो नंबर को डिवाइड करके लिख दिया। अब देखो मैंने इतना जल्दी किया तब जाकर 4 लाइन में हुआ, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम उनको कैलकुलेशन ही नहीं आता है, मॉड की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, तो वो कम से कम इसको 10 लाइन में तो लिखेंगे, तब जाके इसका कंप्लीट फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स प्योर नंबर्स पे देखा है, लेकिन ये जो मॉड की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी टाइप के यहाँ पे फंक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, लॉग हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ कॉपी करके सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यार न्यूमरेटर का अलग मॉड, लेकिन जब अलग अलग मॉड न्यूमरेटर में करेंगे तो एज ए 2 फैक्टर का प्रोडक्ट किया गया है, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। सो दिस इज द क्लियर नाउ 1 - 2i, ठीक है। ओके भाई, अच्छी बात है। अब देखो a + i भी टाइप का है, तो √a² + b² होता है फॉर्मूला। सो दिस इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है, इनटू दिस इज sin² 2 थीटा प्लस cos² 2 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय √1² - 2 का स्क्वायर। आप चाहो तो सीधे 2 का स्क्वायर लिख दिया करो, क्योंकि आप बेसिकली स्क्वायर करने के बाद वो तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, तो नेगेटिव बार बार मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, बट जो नहीं कि आप नेगेटिव लिखो अंदर, क्योंकि आफ्टर होल स्क्वायरिंग तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो मॉडल के हिसाब से 2² ही लिखा जाता है, ठीक है। मॉडल मतलब जिस तरह का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, देखो दोनों एंगल सेम है और sin² है और cos² है, तो इसका भी फार्मूला 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 1/√5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉड की प्रॉपर्टी सीखते हुए इस एग्जांपल्स को हम लोगों ने फिनिश किया है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हम लोग जस्ट अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ इग्नोर मत करना। ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, ख़ास तौर पे मेंस लेवल पे, ओके। लेकिन जो अभी पढ़ने जा रहे हैं ये मेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेस्ट है, और ये इस तरह के एग्जांपल एकेडमी में भी एक
जब क्वेश्चन अच्छा बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो इस टर्म्स को भी यूज़ करके एकेडमी लेवल पे भी पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के आए हुए भी हम लोग करेंगे, जो इसके बाद अभी नेक्स्ट टाइप के थ्योरी स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या स्टडी करने जा रहे हैं वो हम बताएंगे आपके साथ, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो। जैसा कि हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं हम भी आप लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले समझते हैं थ्योरी क्या पढ़ने वाले। तो कहा गया z = a + ib वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए, प्लीज़ नोट आपको नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। नोट क्या करना होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले पूरी कहानी आप सुन लो क्या क्या है। तो जैसे 3 + 2y लिखा, ठीक है, z = 3 + 2y। तो अब बताओ इसमें a = 3 है, b = 2 है, इसे हम कहेंगे a कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा मिलाकर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इस z = 5 लिखा है, तो 5 के बगल में तो i दिख नहीं रहा है, i है लेकिन उसके साथ क्या है? 0। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ना कह के इसे हम एक नया नाम देते हैं, प्योरली रियल। प्योरली रियल। जैसे आज के पहले हम लोग 5 को सिर्फ रियल बोलते थे, 3 को रियल बोलते हैं, 9 को रियल बोलते हैं, 1/2 रियल होता है, -7 रियल होता है, ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो जो हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं गाइज, वो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ प्योरली रियल नंबर की बात करते हैं, बट हम लोग वहाँ पे बोलते नहीं है, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे बात किया जाए, कोई पूछे बंदा कि बताओ 6 कैसा नंबर है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो तब तो कहोगे प्योरली रियल नंबर है, लेकिन आप कम पढ़े लिखे हो तो हालांकि कम पढ़ना ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, हम भी बाद में सिर्फ रियल ही नंबर बोलेंगे, कहीं भी 5, 3, 2, 9, -1 दिखेगा तो, ठीक है। लेकिन जो वास्तव मीनिंग होता है वो प्योरली रियल होता है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑलवेज ए रियल नंबर, ठीक है। यानी कि कोई रियल नंबर है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कभी भी नहीं कहलाएगा क्या? रियल नंबर। रियल नंबर बोलना हो, ध्यान है, रियल नंबर, नॉट प्योरली रियल। तो इसलिए 5 क्या होगा? प्योरली रियल, ठीक है। अब इसे ये लिखा हुआ है 6i, तो क्या ये 0 + 6i है? तो देख सकते हो इसमें रियल पार्ट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? i का टर्म्स, यानी कि प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। प्योरली मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि उसमें रियल पार्ट आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? z इज प्योरली इमेजिनरी। तो अब आप समझ में आ गया होगा यार कि ये प्योरली वर्ड्स क्यों बोला जा रहा है। प्योरली वर्ड्स बोलने से हम ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या नहीं है। तो जैसे मैं कहूँ कि z इज प्योरली रियल, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नहीं दिखेगा? इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। मैं बोलूँ कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब क्या नहीं रहेगा? तो रियल पार्ट नहीं रहेगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे थ्योरी बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ z इज प्योरली रियल, बताओ गाइस, लिखना नहीं है, अभी कुछ नहीं कॉपी करना है, जो ब्लू से लिखूंगा सिर्फ इसी को कॉपी करना है आपको, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, ठीक है। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने फिलहाल। तो इफ z इज, ठीक है, इज प्योरली रियल, तो बताओ z इज प्योरली रियल कब होगा? जब उसमें क्या चीज़ 0 होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? 0। यानी कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है? b, दैट इज b = 0, ठीक है, दैट इज b = 0। अच्छा, ये बात उल्टा भी है कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो पक्का वो क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तो रूल क्या होगा बताओ? अब इसको देख के बताओ। अगर z इज प्योरली इमेजिनरी है तो क्या चीज़ नहीं होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? रियल पार्ट नहीं होता है। नहीं होने का मतलब है कि 0 होता है, और रियल पार्ट हमारे थ्योरी के हिसाब से क्या है? a, ठीक है।
तो एक्चुअली अपन को सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ने थे, तो ये सारे वर्ड्स क्यों आ रहे हैं वो मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है। प्योरली रियल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा था, सिर्फ 5 दिख रहा था, तो 5 हमारे हिसाब से रियल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से उसे रियल नहीं बोलते, उसे प्योरली रियल बोलते हैं, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है, नहीं आने का मतलब यहाँ पे 0 आता है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लू मार्कर वाला कॉपी करने हैं, ये तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए आपको इस चीज़ को ब्लैक मार्कर्स जो भी 3 एग्जाम्पल दिया हूँ उस चीज़ को फिल कराने के चक्कर में हमने ये 2 पॉइंट्स को बताया, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इसको याद करने के हिसाब से कि कैसे जल्दी से याद करें, तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा तरीका है, अगर आप इसको सुन लो तो बेटर है, बट जो नहीं कि आप मेरे तरीके को फॉलो करो, आप अपने हिसाब से भी अंडरस्टैंडिंग बना के याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे क्या है, जब जेड को रियल कहेगा, प्योरली रियल, तो इसका उल्टा बोले तो भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 चीज़ होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपसे प्योरली रियल कहेगा तो आप इसका उल्टा चीज़ को 0 करोगे, तो प्योरली रियल बोला तो इसका उल्टा क्या मतलब, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 0 करोगे। अगर प्योरली इमेजिनरी बोला तो इसका उल्टा क्या मतलब, रियल हुआ, तो इसलिए रियल पार्ट 0 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं, तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे बेसिक, उसके बाद कंपटीशन के भी क्वेश्चंस अभी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है बहुत समय पहले भी, और 4-5 साल पहले JMS में आता रहता है, ठीक है। इस पैटर्न से नोट कर लो। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा है। उस कॉन्सेप्ट में जो Z = A+IB था, ध्यान रहे वो सारा रूल तभी लगता है जब राइट हैंड साइड चाहे जितना बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो सारे कन्वर्ट होके A+IB फॉर्म में दिखना चाहिए, सिर्फ A+IB फॉर्म, चाहे जितना, चाहे डिवाइड में हो, मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी टाइप हो, उसको आपका पहला कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि उसको आप A+IB फॉर्म में बनाओ, पहला स्टेप यही है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो गाइज, Z = लिखा है 3 + 4xi - 5x + 9i, x बिलोंग्स टू रियल है, फाइंड x इफ Z इज प्योरली रियल। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो राइट हैंड साइड जो लिखा है ये A+IB फॉर्म में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि A+IB फॉर्म में i सिर्फ एक बार आता है और यहाँ पे i कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सबसे पहला काम होगा कि आप इनको इकट्ठा करो एक साथ, ठीक है। तो i इकट्ठा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4x + 9, ठीक है, 4x + 9। तो आप देख सकते हो दिस इज A एंड दिस इज B, सो राइट हैंड साइड इज A+IB, A+IB फॉर्म बन चुका है। सो रूल इज व्हाट, गिवन है क्या चीज बोला क्या आपको, कि इफ Z इज प्योरली रियल, तो अब मैंने क्या बताया था, उल्टा चीज 0 होता है, उल्टा मतलब रिवर्स। प्योरली रियल बोला तो इसका कौन सा चीज़ 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट, हमेशा रिवर्स याद रखना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, आयोटा का बगल वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, यानी कि देन B = 0, यही पढ़ा गया था। B के प्लेस पे क्या लिखा है, 4x + 9 = 0, सो x = -9/4। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा कि इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी। अब आपको बताना है जब प्योरली इमेजिनरी होता तो क्या करते हैं भाई, यहाँ तक स्टेप सेम होता, सिर्फ यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते, मतलब इस पार्ट को, और यहाँ सॉल्व करके x निकाल लेते हैं तो 3/5 आ जाएगा। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एक बेसिक एग्जांपल्स मैंने कराया, एक बेसिक एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, फिर इसके बाद कंपटीशन सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा होगा थोड़ा सा इसके रिप्रेजेंटेशन के मामले में, ठीक है। बाकी सारा पैटर्न सेम है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इसका अच्छा रखा गया है और इस तरह से कई बार कंपटीशन में आए हुए भी है। तो फिलहाल बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कंपटीशन वाले बाद इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस को। लिखा है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x, ओके, सच दैट, इस प्रकार से कि ये 2 कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा A+IB फॉर्म में, इनका कहना है तो उस A+IB फॉर्म में किस तरह का आता है, इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करके जब A+IB फॉर्म बनाएंगे तो उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, यानी क्या नहीं आना चाहिए, रियल पार्ट नहीं आने का मतलब रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखा जाए तो इसमें कहीं भी Z डॉट नहीं लिखा है, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा लेट Z = x + 3i। थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ वास्तव में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो z इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i एंड वंस अगेन नाउ यूज डिवाइड मेथड्स। आपको याद होगा गाइज, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या कि दो चीज़ों को जब डिवाइड किया जाता है तो उसको a प्लस आई बी फॉर्म बनाने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की कंजुगेट से। ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा x माइनस 2xi प्लस 3i माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 3i, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस 6, तो x प्लस 6 इकट्ठा कर लो और यहाँ से i कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू आई। ठीक, अब यहाँ देख सकते हो यार 1, 2 स्क्वायर 4, आई स्क्वायर वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, सो दिस इज द फाइनली 5। क्या लुक वाइज अभी भी ये a प्लस आई बी फॉर्म लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है, देखने में बेकार लग रहा है। पहले इसको a प्लस आई बी फॉर्म बनाओ। तो इसके लिए हमेशा क्या करते थे, डिनोमिनेटर पार्ट से सेपरेट करते थे रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। ये तो मैथमेटिकली भी होता है। तब आप देख सकते हो दिस इज a एंड दिस इज रियलिटी है इसकी b की। तो आप ये देख सकते हो z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म बन चुका। तो इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स को हमने z बोला था, इस कॉम्प्लेक्स को हमने z बोला था। और इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी। मतलब z का नेचर कैसा होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी। तो बताओ ये राइट हैंड साइड प्योरली इमेजिनरी मतलब सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये आता हो, इसके अलावा कुछ ना आता हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि z इज प्योरली इमेजिनरी। क्या है? z इज प्योरली इमेजिनरी। क्वेश्चंस में कहा है, मैं अपनी तरफ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो लिखा है। ठीक, देन z अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो इसका कौन सा पार्ट 0 होता है भाई साहब? a। ठीक, और एक जगह क्या लिखा है? x प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर लो राइट हैंड साइड, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने x इक्वल टू -6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यार अच्छा, ये तो फिलहाल आज तक एग्जाम्पल मैंने इसी तरह से देखा। अब मुझे एक चीज़ याद आया, थोड़ा चाहूँ बता देता हूँ इसको। तो जैसे यार आपसे x की जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है आपसे जब इफ़ z इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, मान लो आपसे पूछा जाए कि उस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? ये देने के बाद आपसे पूछा जाए ये कि आल्सो फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आल्सो फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो तब z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? दिस, यही तो है 3 माइनस 2x अपॉन 5। तो x इधर पे -6 रख देना, आंसर आ जाएगा, खत्म। इस तरह से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक पूछे नहीं गए। ठीक, मैंने अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन बना दिया। ओके, तो इसको नोट करो। अब हम लोग कंपटीशन वाले क्वेश्चंस को पिक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग JEE मेंस 2016 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और 2016 में आया था। तो ये यार देखो, ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, 4 साल पहले ही आया है, लेकिन इस फॉर्मेट का जैसा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है NTA में किसी न किसी के सेट में हर साल आता है इस फॉर्मेट का। क्योंकि यार 8 पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं ये मिलेगा, जरूर मिलेगा। 8 सेट में किसी न किसी एक एग्जाम्पल या किसी के एक पेपर में इस फॉर्मेट का एग्जाम्पल आता ही आता है। ठीक है, तो इसको चिंता नहीं करना है, आराम समझना है, सब इजी है। ठीक है, JEE मेंस का है तो इजी ही होगा। तो ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली इमेजिनरी। तो जैसे मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल कराया था कि दो चीज़ को डिवाइड करके भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जैसे इस तरह से आया था, इज प्योरली इमेजिनरी इज, तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू सा क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इसका आउटपुट एक प्योरली इमेजिनरी आता हो। ये तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो वही स्टेप यार, इस पूरे पार्ट्स को यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को आप z मान लो। ठीक है, यही हमेशा करते हैं हम लोग। अब देखो यार, ये स्टूडेंट एग्जाम में सवाल तो लगा लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पढ़ने वाले वो सवाल लगा लिए होंगे, और कुछ पढ़ने वाले ऐसे भी होंगे जो जल्दी लगाए होंगे।
क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार इस एग्जाम्पल में आंसर निकालने के साथ साथ आपको समय बचाना भी आना चाहिए, क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ड्यूरेशन फिलहाल अभी भी 1 आवर्स का ही रखा गया है। पहले 30 आते थे, उस समय भी 1 घंटे होते थे, अब 25 आते तो अभी भी 1 घंटे में। फिलहाल तो देखा तो टाइम तो आपको ज़्यादा मिल ही रहा है, फिर भी जितना शॉर्टेज टाइम कर सकते हो आप उतना करो, ज़्यादा बेटर होगा। इससे यार माइंड भी डेवलप होता है टाइम बचाने से, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इस पार्ट को हमने जेड बोला, तो इस पार्ट को क्या बोला गया था, प्योरली इमेजिनरी, और इस पार्ट को हमने जेड बोला, यानी जेड भी कैसा होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है, तो जब तक ये a+ib फॉर्म बनेगा नहीं तब तक हमारे काम का कुछ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है हमारे काम का, ठीक है। तो 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 1 + 2i sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को सेट किया। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या सुनो, क्या करने से समय बचेगा आपका, ठीक है। तो नीचे तो पक्का है कि विदाउट आई रिजल्ट्स आएगा। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी करते हैं चीज़ों को, जिनकी अच्छी रैंक भी आती है, वो प्रिपरेशन टाइम से ही वो अपना समय बचाने में बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तभी वो विदिन 3 आवर्स क्वेश्चन को करके रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, ठीक। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं, वो प्रिपरेशन टाइम से उनका पूरा पैटर्न फिक्स होता है, मुझे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो लिखा है 1 - 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा, तो a - b a + b। तो जब गाइस इसको मिलाएंगे आपस में तो ये होगा a² - b², ठीक है। ये पता है आपको, ये फिलहाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट मैं जल्दी में कैसे करूँगा वो सिर्फ बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग को थोड़ा अजीब लगेगा जल्दी करने में, तो इसलिए मुझे स्टेप करना पड़ रहा है। अब इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं अभी सभी आपको चीज़ बता दूंगा, पहले पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। फिर मैं आपको आप भी कॉपी कर लेना, फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे जल्दी किया जाता है, ठीक है। ओके, चल भाई ऊपर मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 3 × 6 i sin थीटा, क्योंकि यार सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं कि आप पूरा स्टेप दिखा रहे हो, ओके। जितना रिड्यूस कर सको एज सुन पॉसिबल उतना बेटर होता है। तो 2 × 2 = 4i i² sin थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो देखो i² को क्या होता है यहाँ पे -1, ठीक है, -1 होता है, तो -4 sin स्क्वायर थीटा, और ये 3, तो ऊपर हमने कलेक्ट कर लिया 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और आयोटा वाला एक साथ कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आयोटा, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। कैसे ये हो गया भाई बताओ, i² को -1, ठीक सर, -1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज sin स्क्वायर थीटा, so this is final result of denominator, okay। So now start next point, z is, इस पार्ट से इसको डिवाइड कर दो, इस पार्ट को इससे, तभी हम लोग a+ib फॉर्म में बना पाएंगे। देखो यार, चाहे प्योरली रियल बोले चाहे प्योरली इमेजिनरी बोले, आपका पहला ही काम होना चाहिए उसको a+ib फॉर्म में बनाना, और किसी भी कीमत पे बनाना ही पड़ेगा। तो दिस इज 6 sin थीटा + 2 sin थीटा इंटू आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज z, और आप बताओ z है a+ib फॉर्म बन चुका है, देख सकते हो, दिस इज a एंड दिस इज द फाइनली b, ठीक है। ये डाटा a है, ये डाटा b है, और z को क्या बोला गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, z इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी में कौन सा चीज़ 0 होता है, रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है 0, तो z का रियल पार्ट यही तो है, यानी कि a = 0, कितना जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इससे पूरा डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू एक्चुअली 2 आएगा, ±√3/2 कह सकते हो, या फिर
प्लस रूट 3 जो भी है, ठीक है। तो जब प्लस साइन लेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा, जब प्लस साइन लेंगे दिस, तो रूट 3/2 को साइन फॉर्म में किसका होता है 60 डिग्री का, बोले तो π/3, ठीक। और माइनस साइन लेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस रूट 3/2, बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के हमारे चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम काहे सोचे फालतू में। फिर भी आप चाहते हो सोचना सोच सकते हो। ये आ जाएगा आपका पाई प्लस π/3, यानी कि आएगा 4π/3, ठीक है। तो दो आंसर आए थीटा के, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपके और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं मिल रहा है, हालांकि निगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं था, जब पहली बार मिल गया तो मारो टिक, क्योंकि जे मेंस में सिर्फ सिंगल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ठीक। तो ये तरीका तो यार पूरा सब्जेक्टिव लेवल हमने बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि कुछ बच्चे एकेडमिक के भी होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है, और चीज़ों को कॉम्पिटिशन में कैसे लगाते हैं, अब मैं उस चीज़ को यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सुनना मेरी बातों को। आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ चुका है, फिर भी मैं इसको बोलना चाहूँगा। जैसे यार अब बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि प्योरली इमेजिनरी चाहिए, यानी कि हमारा माइंड का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ क्या लिखने में लगाना चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट लिखने में लगाना चाहिए, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पता है कि प्योरली इमेजिनरी सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है कि उस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या होगा, 0, जिससे कि हमारा चीज़ों का इक्वेशंस बनेगा, जैसे यहाँ पे इक्वेशंस बना है, ठीक है। तो आपके पूरे दिमाग में सिर्फ रियल पार्ट लिखने में जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लिखने में। तो जैसे जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने आई के भी टर्म लिखे हैं, तो मैं इसको नहीं लिखता कंपटीशन करता, क्यों? क्योंकि आयोटा से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर प्योरली इमेजिनरी बोला है तो हमें सिर्फ रियल पार्ट को तो 0 करना पड़ता है यार, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सिर्फ, और इसको लिखते हैं। नीचे तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसके नीचे आई स्क्वायर को 1 हो जाते हैं, मतलब -1 हो जाता है, तो ये पूरा मिलाकर एक पॉजिटिव नंबर या निगेटिव जो भी नंबर आता हो, ठीक है। तो इस तरह के नंबर आ जाते हैं, तो इतना पार्ट, और ये हम कभी लिखते ही नहीं समथिंग, तो लिखना टर्म सिर्फ 2 था, एक ये प्लस इसको डाइडेस कर देते हैं, मतलब आई डोंट नो, और नीचे क्या आता है 1 + 4 साइंस को देता, फिर इस तरह से रियल पार्ट इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपका समय भी बचता और जल्दी आंसर भी आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक। बट कोई बात नहीं, वो तो यार आप जब आप खुद सोचोगे इसके बारे में, किसके समय कैसे बचाएं, तो मेरे से बेटर आप शायद इस चीज़ को डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है इसको लिखने में, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह के टॉपिक को आज के लेक्चर में फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसी थ्योरी को कुछ नए वैरायटी से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें कई सारे प्रॉपर्टी अच्छे अच्छे आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।